अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व्स या प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स, पीपीसी। तो ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर देते हैं क्या है। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसी कर्व है जो शो करती है कि हम अपने ऑप्टिमम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आउटकम उनसे लेते हुए क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमें एक्सप्रेस करती है। अच्छा बच्चों, ऐसा है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं ये टॉपिक आपको बाद में कराता हूँ। मुझे इसके लिए जरा कंप्यूटर ऐसा चाहिए जिसमें मैं लिख सकूँ। उसमें लिखा नहीं जा रहा मेरे, बगैर ये डायग्राम बनाए मैं अब करा नहीं ना सकता। डायग्राम चाहिए मुझे। इसको छोड़ देते हैं, अभी मैं थ्योरेटिकली करता हूँ आपका कोई टॉपिक। कल मैं उससे कहूंगा कंप्यूटर दूसरा लगा देगा हमें, उस पर हम कर लेंगे, उसके ऊपर पेन चलेगा प्रॉपर। मैं आपको आज टॉपिक लेता हूँ टाइप्स ऑफ वर्ड्स के ऊपर, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ये थोड़ा सिंपल है। टाइप्स ऑफ गुड्स अभी मैं ये ले लेता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व मैं कराना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर दूसरा चाहिए होगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात जो है ना, पता है क्या है? सबसे पहली चीज है बच्चों, विच इज यू कैन से, देखिए कंजम्पशन क्या चीज है। वो चीज, कोई भी चीज हम इस्तेमाल करें, जैसे चिप्स का पैकेट है, हम उसे खोलते हैं, चिप्स खा लेते हैं, तो हमारी ख्वाहिश थी उसकी तस्कीन हो जाएगी। गाड़ी है, उस पर बैठ के हम कॉलेज चले जाते हैं, तो ये हमारी नीड थी, पूरी हो गई। इस काम को हम कंजम्पशन कहते हैं। इस काम को हम, क्या मतलब, हम चीज को यूज करते हैं और यूज करके क्या करते हैं, शाबाश बच्चों, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हम चीज को यूज करते हैं और यूज करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा बच्चों, अब बात आ गई ये कि जो चीज है प्रोडक्शन पॉसिबल, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है, अच्छा ये समझ आइए हमें, कंजम्पशन क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, टर्म्स है। अच्छा फिर आगे आगे क्या जी, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? एक इनपुट लेना। क्या लेना? एक इनपुट, और उसको प्रोसेस करके क्या करना, उसको प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म कर देना किसके अंदर, आउटपुट में। प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म कर देना किसमें, आउटपुट में। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस टू क्रिएट एंड ऐड वैल्यू। अब आप कहेंगे क्रिएट एंड ऐड वैल्यू का क्या मतलब है? देखिए बात ये है, अगर मेरे पास लकड़ी है तो क्या लकड़ी में वैल्यू नहीं है? आप कहेंगे है। लेकिन अगर लकड़ी का फर्नीचर बना दिया गया तो फिर क्या होगा? वैल्यू बढ़ जाएगी। बस लोहे में वैल्यू है, लेकिन जब उसकी गाड़ी बन जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यही चीज को हम कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। इस वैल्यू क्रिएशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। वैल्यू क्रिएशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन के दो मीनिंग बन गए। एक मीनिंग बन गया इनपुट से आउटपुट बनाना। इनपुट से, जी सामने यार, वो पानी की बोतल उधर ही रह गई थी, वो ला दी। अच्छा, तो क्या करेंगे बच्चों? शाबाश, इनपुट लेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आउटपुट में। अगर लकड़ी है, फर्नीचर बना दो, तो लकड़ी इनपुट हुई, फर्नीचर आउटपुट। लेकिन इस अमल में क्या हुआ, उसकी कदर में इजाफा हो गया। जैसे ये चिपबोर्ड है, ये लकड़ी है ना, तो ये फायदेमंद थी, लेकिन जब इसकी ये टेबल बन गई है तो अब ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गई, उससे भी ज्यादा सूदमंद हो गई, वैल्यू एडिशन हो गया। लोहा था, बड़े काम का था, लेकिन मेटल में कन्वर्ट करके हमने उसकी गाड़ी बना दी, अब उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, हमारे लिए और मुफीद हो गया ना वो। तो इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस करो किस पे? इनपुट पे, और क्या बना दो उसकी, और उसमें वैल्यू में क्या कर दो, इजाफा कर दो। सही हो गया बच्चों? अच्छा, अब गुड का क्या मतलब है? कहता है जी इकोनॉमिक्स में गुड हर वो चीज है जो आपकी ख्वाहिश की तस्कीन करे। एप्पल भी गुड है, गाड़ी भी गुड है,
लेकिन याद रखना है, इकोनॉमिक्स थोड़ी ना चूंकि लिखी है गैर मुस्लिम नहीं लगेगा। मैं कहा सर्दी के लिए तू जैकेट पहन ले, तू कौन खा रहा है? नहीं, जैसे मेरा आज पूरा मूड था ये शर्ट आपको दिखाने का। ये क्राफ्ट एंड बोरो की शर्ट है। तो जिसने खरीदी मेरे लिए, उन्होंने कहा $78 की है ये मेरे पास। तो मैंने कहा यार पहने, कल शादी में पहनी थी मैंने। तो सुबह मैं लेट था तो यही टंगी थी, मैंने कहा यार यही पहन लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सर्दी लगी तो क्या किया, मैंने मैंने शर्ट भी ढांप ली। मैंने कहा बाहर में जाए, पहले अपना तो सर्दी से बचे। तो मैं कहा तू तो वो काम, तो वो कहता मुझे भी मशवरा दे रहा, करा आप भी खा लेना। आप इसने लेक्चर देंगे आपको पता ही नहीं चले। तो इकोनॉमिक्स से नजदीक तो गुड है ना, नशे की ख्वाहिशें पूरी हो रही है। वो उधर एक चौकीदार है, वो फीम खाता है, गोली से होती है कि रख ले, वो मुझे मशवरा देता है फीम खा ले। तो वो कहता है इतने लेक्चर दोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। है जी। फिर वो लेक्चर में क्या क्या करेंगे सर? ये भूल जाएगा, ये मैंने उससे कहा। मैंने कहा लेक्चर तो 5-6 हो जाएंगे, लेकिन उस लेक्चर में मैं क्या क्या बता दूंगा पता कोई नहीं है जी। पता लगे कि लड़के तो आ रहे, लड़कियां उठा ली तो मैंने कहा यार ये तो कहानी गलत सुनाने लग गए। नहीं बच्चों, तो ये उसी क्या है कि ये वो कहते हैं ये भी ख्वाहिश है, ये भी तस्कीन है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आ जाते हैं आप टाइप्स ऑफ गुड्स में ना, दो तरह से मैंने क्लासिफिकेशन की है। अच्छा, ये तस्वीर मैं उस दौर में लगाई जब कैमरा नहीं होता था ना हमारे पास, तो बच्चों को पता ही नहीं था ऑनलाइन कौन पढ़ा रहा है। तो उस दौर में कहते थे एक तस्वीर लगा दिया करें, तब की स्लाइडें। तो उस दौर में कोई आज से 4-5 साल पहले मैंने दाढ़ी नहीं ना रखी हुई थी, तो ये तब की तस्वीर है मेरी। लग रहा है कि मेरी है, नहीं आ रही सर। नहीं नजर आ रही, चलो कोई बात नहीं, खैर वो भी कोने कोने में घुस गई बेचारी। अच्छा चलो, नहीं दिखाते हैं आपको, ये मुझे मैं इसको कर सकता हूँ ठीक है, देखो इसको ला के सेंटर में कर देते हैं, आ जाएगी। ए, यहाँ लगा दे। ये देखो कैसा मासूम सा बच्चा था मैं किसी जमाने में, नहीं अब वो गुस्सा कर गई। ये अब जरा देखो आप लोग, कुछ समझ आती? ये देखो, आप कुछ समझ आ रही? नहीं आ रही, चलो खैर है यार, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई जरूरी नहीं। अच्छा बच्चों, अब हम बात ये कर रहे थे, वो आ गई मेरी, कैसा लग रहा है यार, क्या यार, कसम से मासूम सा बच्चा था वैसे, क्या बना दिया पढ़ा पढ़ा के लोगों ने मुझे। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब बात ये कि टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन इन्होंने पता है किस एतबार से कर दी है, इनकम के एतबार से, आमदनी के एतबार से, पैसे के एतबार से। कहता है इनकम के एतबार से कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं, कुछ इंफीरियर होती हैं, और कुछ सुपीरियर होती हैं। एक क्लासिफिकेशन इनकम के एतबार से, आमदनी और ग्रुप के एतबार से, कि कुछ क्या होती हैं नॉर्मल, कुछ क्या होती हैं इंफीरियर, और कुछ क्या होती हैं सुपीरियर। अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन भी होती हैं, बेनिफिट के एतबार से भी क्लासिफिकेशन होती है, और कंपटीशन के एतबार से भी। हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले इनकम के एतबार से देखते हैं। ठीक है जी, किसके एतबार से? इनकम के एतबार से। एक मिनट यार, किधर चली गई इनकम के एतबार से, नहीं आई। चल, इनकम के एतबार से ये जरा सादी है, छोटी है, तो छोटा सा टॉपिक। अच्छा, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं कि जब इंसान की आमदनी में इजाफा हो ना बच्चों, तो वो उन्हें ज्यादा खरीदेगा। क्या करेगा? यानी आपके अब्बू की सैलरी बढ़ेगी तो आप इन चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, यानी इनकी डिमांड में आमदनी के एतबार से क्या होगा? इजाफा होगा। मिसाल मिसाल के तौर पे, आपके अब्बू की आमदनी है 1 लाख, तो घर में मटन कढ़ाई पकता है महीने में एक दफा। लेकिन अगर 2 लाख हो जाए तो क्या होगा? 2 या 3 दफा पकना शुरू हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? मटन कढ़ाई तो आपने देखी होगी, एक कढ़ाई से होती है, उसके अंदर वो पकाते हैं उसको, पका के ना, तो उसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा, थोड़ा अदरक का मैश, और ये जो होती है ना एलोपिनो टाइप की हरी मिर्चें, ये थोड़ी डाली, साद अफगानी रोटी। और हाँ, तो बच्चों जब बंदा अमीर होता है तो ये चीजों की डिमांड भी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, बनिस्बत इसके कि वो गरीब हो। क्या हाल है? तो हम कहते हैं ये नॉर्मल गुड है। क्यों? आमदनी बढ़ने पे आपने नहीं क्या किया है? ज्यादा खरीदा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती बेचारी, जब आमदनी बढ़ती है आप उन्हें कम खरीदते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो इंफीरियर गुड होती है। क्या होती है बच्चों? इंफीरियर गुड होती है। क्यों इंफीरियर गुड होती हैं?
चूंकि आमदनी के बढ़ने पर आपने क्या किया, उन्हें कम खरीदा। मिसाल के तौर पे टोटा चावल है, जब कोई बंदा की आमदनी 50,000 तक है, कम है, तो क्या करता है, वो बासमती चावल पकाते ही नहीं, न्यूट्रिशन ही लेने हैं। वो टोटा चावल खा लेता है। टोटा तो नहीं बोल रहा मैं, अच्छा टोटा चावल खा लेता है। लेकिन जब उसकी आमदनी बढ़ती है तो सबसे पहले इनको कैंसिल आउट करता है कि आज के बाद सुपर कर्नल चावल पकाए। है जी, क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड थी, वो इंफीरियर गुड थी। कहते हैं पहले पंजाब में लोग ज्यादातर, पंजाब नहीं इस पर बलाई पंजाब बेसिकली बलोचिस्तान के करीब या शायद पोठोहार रीजन के करीब जो लोग थे वो सिर्फ बाजरे की रोटी खाते थे, क्योंकि बाजरा गंदम से आधी कीमत में मिलता था और बाजरा कम पानी में भी उगाता है। बलोचिस्तान में अभी भी लोग बाजरे की रोटी ज्यादा खाते हैं। लेकिन जब वक्त गुजरा तो आमदनियां बढ़ी लोगों की। जब आमदनियां बढ़ी और गंदम का नया बीज आया तो लोगों ने बाजरा छोड़ के गंदम की रोटी खानी शुरू कर दी, क्योंकि ये फ्लेवर्ड वाइज उससे रिच है, फ्लेवर्ड वाइज उससे रिच है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस जमाने में वो खाते थे शायद लोग ज्यादा फिट थे। यस, बाजरे की रोटी, चोकर की रोटी खाते थे तो ज्यादा फिट थे, शुगर वगैरह का मसला नहीं था। इससे शुगर बड़ी जल्दी अपलिफ्ट होती, ठीक है ना। तो मैं मतलब बड़ा लोग देखता हूँ लोगों को कि ये मसाइल है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो अब हम अपनी असल बात पे रहते हैं। नॉर्मल गुड जो है आमदनी के बढ़ने पे क्या होगी, और इंफीरियर की कम हो जाएगी। और जो सुपीरियर गुड है बच्चों, जैसे रोल्स रॉयस की गाड़ी है बच्चों, रोलेक्स की घड़ी है ना बच्चों, ये ऐसी है कि लोग तब लेंगे जब उनकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। लेकिन इसमें एक खूबी है, ये आमदनी का बड़ा हिस्सा लग जाएगा इस पे, आमदनी का बड़ा हिस्सा लग जाएगा कि सुपीरियर गुड्स आर दोज गुड टेंड टू मेक अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कंजम्पशन, इंडिविजुअल की कंजम्पशन का बड़ा हिस्सा ले जाएंगे। ये पता है, इधर एक 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 नया स्टोर खुला है, डोरमे मेरा ख्याल है नाम उसका, डोरमे माल है कुछ ऐसा है। तो पहले ये कराची में था सिर्फ। तो मेरा बॉस है जो अमेरिका की कंपनी का ना, मेरा बॉस वो आना है अब उसने फिर, तो वो आया हुआ था तो वो मुझे ले गया कराची अपने साथ ना। तो उसने मेरा स्टे अरेंज किया मैरियट होटल में वहाँ पे। तो मतलब बड़ा अच्छा कमरा था, मैंने फेसबुक पे भी लगाया हुआ, कभी आप देख लीजिएगा। तो मैं वहां जब पहुंचा ना बच्चों, तो वहां वो ले गया डोरवे में। तो वहां हम जब गए तो उसने कहा यार रोलेक्स की घड़ी पूछ लेते हैं, एक चाहिए मुझे। तो वो जो घड़ी थी वो उस वक्त थी 34 लाख रुपए की, 34 लाख, 38 लाख की थी। 38 नहीं, गोल्ड नहीं है एक्चुअली। इसमें होता क्या है कि ये घड़ी जो है ना, इसको मैंने देखा है बड़े गौर से। इसमें ना ये जो आपका डायल है ना फ्रंट वाला, इस पे ये लगे हुए डायमंड्स, यानी ये जो लगे हुए हैं ना बच्चों, ये डायमंड्स है, ठीक है। एक तो ये गोल्ड नहीं है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज इसके अंदर पता है क्या है, कि इसके अंदर सेल नहीं डलता, इसके अंदर एक वेट लगा हुआ है। हम जब हाथ यूं हिलाते हैं इधर, वो हिलता रहता है और साथ चाबी भरता रहता है उसके अंदर। इसको रख दो तो बंद हो जाएगी, रख दोगे तो खुद ही बंद हो जाएगी। लेकिन जब फिर बांधनी है तो टाइम मिलाओ और थोड़ा सा ऐसे हिला के बांध लो, तो फिर चलनी शुरू हो जाएगी। ना कोई सेल का खर्चा है, ना कुछ हो रहा है। किसी में दिखाऊंगा आपको, किसी से ले आऊंगा आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। सर 35 लाख की ये लेने से बेहतर नहीं है 50 रुपए सर हर महीने चेंज? क्या करे बच्चा? 50 रुपए देके हर महीने से हम चेंज करेंगे? नहीं नहीं, ये असल में ये आप समझे नहीं बात को। और फीचर्स क्या है? देखो, अमीर आदमी का एक अपना स्टाइल होता है ना बेटा, यस। तो अपने स्टाइल की खातिर ये चीज लेता है। अब ये थोड़ी कि आप कहो कि अच्छा इसको पहनने से क्या होता है, ऐसा तो नहीं है। मैं एक लड़का था एक जमाने में, मैं एलएससी में पढ़ाता था, तो उसने एक बैंड पहना हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या तुम पहनते हो? कहता सर ये बहुत महंगा है। कहता कितने का? कहता 50,000 का। मैंने कहा फायदा क्या है? कहता पहन के अच्छा फील होता है। तो मैंने उससे लेके पहना, तो फील कुछ भी नहीं हुआ, बस बैंड है।
तो कहने का मतलब ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है। मैं दिखाऊंगा किसी ने आपको, मेरा हाल यही वाला मॉडल शायद पड़ा है, मैं वो ला के दिखाऊंगा, है जी। अच्छा, तो नहीं बस समझो कि किसी के पास है, मैं ले आऊंगा, मैंने देखा हुआ ये मॉडल, यही है एग्जैक्टली ये। हमारे पास कहाँ पे है ना, वो गरीब से लोग हैं बेचारे। अच्छा बच्चों, तो ये बच्चों 38 लाख रुपए की घड़ी है जी। तो एक दफा मैं गया था रोलेक्स के शोरूम पे, ये इधर है MM आलम रोड पे ना, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग। तो वहां एक रोलेक्स टावर आता है, रोलेक्स टावर के ना कभी देखिए कोने पे ऐसे डी से बने हुए हैं, 3 4 उसके हर कोने पे। तो वहां अगर अंदर गाड़ियां देखेंगे तो BMW, मर्सिडीज, लेक्सिस, ये गाड़ियां खड़ी, आम गाड़ी नहीं खड़ी। तो मैं चला गया ऐसे ही अंदर, तो मैं देख रहा था तो वहां कुछ लड़कियां आई हुई थी अपने अब्बू के साथ, तो उनकी बहन की शादी हो रही थी, वो ले रही थी अपने बहनोई के लिए घड़ी। तो बेचारों के पास पैसे कम थे, तो उन्होंने फिर वो बगैर ये डेट के होती है ना खाली एनालॉग वॉच, ये ली थी उस जमाने में 12.5 लाख की। बेचारे गरीब लोग। नहीं वो पैसा बेचारों ने एडजस्ट कर लिया, फिर क्या करें, यही बात है, क्या करें, पैसे ना हो नहीं सकते, ये ऐसे ही होता। अच्छा अच्छा, तो यूसी क्या है कि ये जो है आप कह सकते हो कि नॉर्मल गुड जो है वो हैं, जब आमदनी बढ़ेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे। और बच्चों इंफीरियर कौन सी है, आमदनी बढ़ेगी तो हम उनसे जान छुड़ाएंगे, यार बहुत इस्तेमाल कर लिया अब। और बच्चों उसके बाद क्या है, सुपीरियर, है ना। तो इंफीरियर गुड की एक और मिसाल है वाटर, वो जो डेजर्ट कूलर होता है, एयर कूलर। जब बंदा गरीब होता है तो पानी भर के उसी में ठंडी हवा निकालता है, और जैसे ही पैसा आता है क्या करता है, AC खरीदता है, कहता है यार इससे जान छुड़ाओ, इसने तो पता नहीं हर चीज को गीला करके लकड़ी खराब कर दी है। ऐसे होता है नहीं बच्चों, आप लोगों ने नोट दिखा है, आप भी पहले तो गरीब ही होते थे ना, बाद में पैसा आया आप लोगों के पास। अच्छा बच्चों, अब देखो ये वाली चीजें मुकम्मल हो गई ये सारी, है ना। अब किस पे चले, कंजम्पशन के एतबार से सबसे पहले देख लेते हैं बेनिफिट के एतबार से, एक मैरिड गुड्स और एक डीमेरिट। मैरिड गुड्स वो हैं जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे बहुत अच्छी। मिसाल के तौर पे वैक्सीनेशन है, पहले चल के जाओ, फिर जाके वहां पहुंचो, फिर सुई चुभाओ अपने आप को, कॉस्ट ही कॉस्ट है, पार्किंग के पैसे दो, लेकिन बीमारियों से महफूज हो जाए। तो वो कहता है हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के एतबार से हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उनके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, एक्सटर्नैलिटीज होती है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म असर। तो उससे उसका लंबे अरसे बाद जो असर आता है वो क्या है, मुस्बत है। तो हम इसको कहते हैं इसकी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म एक्सटर्नैलिटीज हैं। जैसे हेल्थ केयर है, पैसा बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, लोगों का इलाज करना पड़ेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि इन वैक्सीनेशन के बाद जब हमारे बच्चे पल के जवान होंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो छोटी छोटी बीमारियों से उनकी जान नहीं जाएगी, वो हमारे मजबूत एसेट्स बनेंगे। इसी तरह क्या है बच्चों, म्यूजियम, म्यूजियम जैसे आप देखो, हमारी लास्ट एक गवर्नमेंट थी PTI की, तो आपने देखा कि उनके पास जब जब कोविड आया तो दो रास्ते थे, यहाँ तो सड़कें बना ले हम, बड़ी बड़े रिंग रोड बना ले, लोग याद करते, लेकिन दूसरा क्या है, वैक्सीनेट कर दे लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेट किया, भाई जिएंगे तो ही सड़कें बनाएंगे ना, मर जाएंगे तो क्या, वो मतलब कब्रिस्तानों के रास्ते में सड़कें बनी होंगी, गुजरते हुए उधर भी फातिहा पढ़ लो, इधर पढ़ लो, क्या हाल। तो चॉइस है ना, क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेट कर दिया। क्या हाल है बच्चों, चोरी चकारी बहुत की लोगों ने, लेकिन वो क्या करें, मजबूरी है, आप जिस वक्त आपने देनी वैक्सीनेशन तो लोग लूटमार भी कर गए। अच्छा बच्चों, अब एजुकेशन है, तो आप देखो एक म्यूजियम बना लो, पैसे बड़े लगेंगे, बिल्डिंग भी चाहिए, AC भी चाहिए, पुरानी इंटीक्स भी, लेकिन एक दाम म्यूजियम से इधर से दाखिल हो और उधर से एग्जिट करो, तुम्हें पूरी कौम की हिस्ट्री पता चल, ये कौम कौन थी, किस किस की गुलामी में गई और आज ये कहाँ खड़ी, एक बिल्डिंग। तो लाहौर का म्यूजियम कभी देखे आपको, एक म्यूजियम में इधर से जाने से उधर से एग्जिट करने तक आपको अपनी पूरी तारीख ऐसे आंखों के सामने आपके गुजर जाएगी। क्या हाल है बच्चों, और अगर तारीख पढ़ी हो तो फायदा क्या होता है, हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाने का फायदा ये होता है कि कौम को कोई धोखा नहीं दे सकता।
ये मैं बता दूं, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है ना तो फिर आप मेच्योर हो गए, क्योंकि इतने जमानों का तजर्बा आपको अंदर है। इससे यूरोप और अमेरिका में जब तक अपनी हिस्ट्री पूरी ना हो मैट्रिक नहीं देते हो। वो कहते हैं पूरी आपकी तारीख आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से आए थे, आपके बाओ अजदाद के, बहुत शुक्रिया, कि आपके बाओ अजदाद कौन थे। क्या हाल है बच्चों? ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। अब देखें आपको हिस्ट्री से लगाव है? नहीं है। है? पुर्तगाल गाजी ने हिस्ट्री से बहुत लगाव दिया। हाँ जी। मतलब आप मेरे से अभी पूछोगे ना, सर पानीपत की लड़ाई कितनी तो हुई है? 3 हुई। पहली लड़ाई हुई 1526 को, 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात। और ये हुई बच्चों, इसके क्या नाम लेते हैं, इब्राहिम लोदी और जीरुद्दीन बाबर। ठीक है जी, बाबर आजम को डाल दे कोई बात नहीं, उन्होंने नाम देख के रखा। अच्छा, और दूसरी हुई थी अकबर और हैमो में, और ये बात है 1591 56 की, नहीं 1551 है। और 1661 में हुई अहमद शाह अब्दाली और ये मरहट्टे, पालू जी बाजी राव साहनी। ये पता है क्या हुआ था? एक्चुअली फिल्में कुछ और दिखाती हैं, रियलिटी कुछ और है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ना अपने लोगों को बोला, देखे मुतस्सब इतने हैं कि आप कभी देखो ना, बैंग बैंग मूवी देखो, बड़ी प्यारी मूवी है ऋतिक रोशन है, लेकिन उसमें जितने किरदार हैं सारे मुसलमानों के नाम दिए, यानी 2 नंबर रोल आएगा मुसलमानों के पैगंबरों के नाम। मूसा छोटे पैगंबर है, विलन बनाया हुआ। अब हुआ क्या था? हुआ ये था, मरहट्टे हमला करते थे मुसलमानों के इलाकों पे और उनकी इज्जतें तातार करते थे, बेटियां उठा के ले जाते थे। बहुत जुल्म था, मुगलों के पास अब ताकत नहीं थी कि वो बचा सकते। और ये तो बहुत 2 नंबर कौम है। कश्मीर में देखे इन्होंने क्या किया, एक बेटी नहीं छोड़ी। तो इन्होंने हमला करना हो, इज्जतें तातार करनी। तो एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। उनका एक लेटर गया अहमद शाह अब्दाली को, मरीद थे ना उनके, तो पीर साहब ने हुक्म दे दिया मरीद को कि इधर आओ और ये मसला हल करो। तो ये सारा झूठ है, वो लूटने आया था, उसको हुकूमत, अभी हुकूमत चाहिए थी, जाता ही ना, जंग जीता था हारा था। तो अगर तुम कहते हो कि उसको हुकूमत का लालच था तो कि उसको वापस जाना चाहिए था, लॉजिकली बताएं, तो उसको जाना ही नहीं चाहिए था। और उसको ऐसा क्या था, वो तो हरा चुका था उन्हें उस मैदान में, तो उसे ऐसा क्या गुस्सा था कि उसने तातार कर दिया, लाशों की लाशें बिखेर दी वहां पे। अराउंड मेरा ख्याल है कोई लाखों के करीब मरहट्टा मारा। कितना? लाखों में। इन्होंने शो किया को तकरीबन, उनके पास पाथी को तकरीबन 95,000 के करीब तालिबान। और कहते हैं कि कमो बेश 10,000 भट्टे की लाशें मिली, बाकी तो उड़ा ही दिया ना उन्होंने, भड़का दिया। गुस्सा किस बात का? मुसलमानों की इज्जत पे हमला करते यार तुम लोग। और जब वो दिल्ली गए हैं, तो फिल्म में आपने देखा होगा, रास्ते में जो आया उन्होंने ताते कर दिया पकड़। तो फिर जाहिर बात है, वो मुसलमान था, उसने बदला तो लेना था। और उसके जवाब में हमारा एक मजाइल है, उसका आज भी नाम क्या है, अब्दाली। और वो जो हमारे इस्तांबुल चौक में में तोप रखी, वो सीधी नहीं है। ज्योग्राफी के मुताबिक उसका आज भी रुख हैदराबाद दक्कन की तरफ। इस्तांबुल चौक में हमारी जो कैनन पड़ी हुई है, उसको रुख किधर है? दक्कन की तरफ। और मोदी दक्कन से। समझ आ रही बात की? ये वही मरहट्टों की औलाद है जिनकी हमारे से तवील दुश्मनी की हिस्ट्री है। अब देखिए हमारे बच्चों को पता है इन बातों में, इलम में नहीं है कि क्या है हिस्ट्री। ये है बच्चों आपको जो मैं बताना चाह रहा था, कि ये थी रियलिटी। बाकी सब सफेद झूठ है जितना उन्होंने गूंद के आटे में बनाया है। रियलिटी इज दिस, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। ठीक है ना? और वो जो थे ना, जो मुगल शहनशाह थे, वो समधी थे इनके अहमद शाह अब्दाली के। इनके बेटे की शादी जो है शाह आलम सोहेल की बेटी के साथ हुई थी ना, जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया मराठों ने। पहले उनके साथ वो लिया, जजिया तय किया। जजिया होता है कि मैं आपसे जजिया ले लूंगा,
आपका दिफा मैं करूंगा। और फिर उस बादशाह को कत्ल भी कर दिया, जजिया भी ले लिया, कत्ल भी कर दिया। ये इतने बदनीते लोग। तो फिर इस पे तो जाहिर है गुस्सा आना है, जिस कौम का अहद ही कोई नहीं है, जिस कौम का अहद ही कोई नहीं, उससे आप क्या लड़ेंगे। अच्छा बच्चों, अब आ जाए एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है। अभी आप देखिएगा, डिमांड से शुरू करूंगा, सप्लाई, इतना टाइम लगाना पड़ेगा, एक एक चीज आपके दिमाग में डालनी पड़ेगी। लेकिन फायदा क्या है, एक दिन आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। मेहनत बहुत होगी, लेकिन डेट्स आर वैल्यू डिलीवरेंस। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी, कौन सी चीजों की तस्वीर है, बच्चों को फूड दे दें स्कूल में। अभी ये पंजाब तजर्बा करने लगा, इसका बहुत फायदा होगा। अगर टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे खाना खाएंगे स्कूल्स में, एक तो वो बच्चे ना, बड़ा प्रेशर होता है छोटे होते हुए टीचर का, वो कम होगा। अच्छा, छुट्टियां कम होंगी, एक तजर्बा करके देखा, बच्चा छुट्टी ही नहीं करता स्कूल से। दूसरा, इस उम्र में खाना बच्चे के जिस्म का हिस्सा बनता है। इस उम्र की भूख भी बड़ी नुकसानदेह है, और खाना बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप ये देंगे तो फायदेमंद है। इस तरह बच्चों, साइकिल बहुत फायदेमंद है। क्या हाल है। अच्छा, और बच्चों, लाइब्रेरियां, हेल्थ प्रोग्राम, ये सब क्या है, और बच्चों की तालीम बहुत फायदेमंद है। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है, हम इस खित्ते की जितनी भी कौमें हैं इस वक्त, बांग्लादेश समेत फाइनेंशियली बड़े खराब हालात हैं हमारे। आल्दो कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफी हालत सुधरी है। इस वक्त हम बैंक करप्सी के खतरे से निकल रहे हैं, और हमारे रिजर्व इस वक्त तकरीबन 4 से 6 माह की इंपोर्ट के पैसे हमारे पास मौजूद है। वी आर आउट ऑफ रिस्क नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद कभी आप गौर कीजिए कि इंडिया कितना अमीर है, चाइना कितना अमीर है, बांग्लादेश कितना अमीर है, और वहाँ यूनिवर्सिटीज में बच्चे किस पे आते हैं, और उनके फासले हमारे घरों से ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ बस पे आते हैं, यहाँ साइकिल पे आते हैं। तो हमारी कौम का मिजाज क्या बन गया है, इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं ये लोग। ये 7वीं 8वीं बच्चा होता है, मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं। ये 2 गलियां दूर अकेडमी मोटरसाइकिल पे जाते हैं। नतीजा, ये एक कमजोर कौम है, गुलाम बनती जाएगी, क्योंकि जो कौम लग्जरी ज्यादा ले आएगी अपनी लाइफ में, वो दूसरों की गुलाम बन जाएगी ना। तो ये हमारे अंदर ये क्यों आ रहा है, वल्लाह आलम। और ये हमने क्यों किया, इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमने जब से वही संभाली हमने तो यही देखा है। लेकिन वाई इट्स हैपन, कोई बात समझने की समझ में आती नहीं हमारी कि ये क्यों करते हैं। तो 12 13 14 किलोमीटर दूर तक से भी बंदा साइकिल पे आ सकता है, कोई 1 घंटा उसको लगेगा, लेकिन आते हैं, वहां लोग आते हैं। अच्छा बच्चों, और अंदाजा करेंगे वो जब हमारी 40 50 साल की उम्र में पहुंचेंगे, वो फिजिकली कितने तगड़े होंगे, उनका ब्रेन कितना अच्छा होगा, नहीं बच्चों, और वो किस कदर ज्यादा हिशाश बशाश होंगे, है ना। आपने डॉक्टर इसरार अहमद का नाम सुना। आपको पता है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज किस चीज पे जाते थे, साइकिल पे। साइकिल पे, मुझे कैसे पता चला, वो एक वाकया सुना रहे थे उस दिन उनकी, डॉक्टर अमीर दीन की क्लास थी। डॉक्टर अमीर दीन वो हैं जिनके नाम से हमारा जनरल हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज है, अमीर दीन कॉलेज। उनकी क्लास थी, बड़े डिसिप्लिनरियन पर्सन थे। मुझे इस तरह वाबस्तगी हुई उनके साथ कि मेरी वालदा की एक सर्जरी की थी उन्होंने। मैं बहुत छोटा था, वो बड़े सख्त थे, बहुत सख्त। वो आते थे तो पूरा हॉस्पिटल यूं चमक जाता। तो वो डॉक्टर अमीर दीन जो है, उनकी क्लास थी। तो उस दिन सीरतुन नबी की वो बात हो रही थी, वो बता रहे थे। फिर रास्ते में मेरी तेजी से साइकिल चला रहा, साइकिल उलट भी गई, मैं गिर भी गया। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा देखो यार, ये कितने अजीम लोग थे, और ये साइकिलों पे डॉक्टर बनने जाते थे। और आज हमारा बच्चा, जब तक उसे आईफोन का मोबाइल ना लेके दो, वो सीए नहीं करने आता। वो घर जाके कहता मेरा सीए हो ही नहीं सकता जो तो आईफोन ना लेके दो। तो आज हमारे बच्चे जो है ना, उनको तालीम से कम इंटरेस्ट है, आउटलुक से ज्यादा। अच्छा, वो अपने उस्ताद से भी नहीं सीखते कि देखो मैं, मेरी जिंदगी वो सादा, सैमसंग की घड़ी, सैमसंग का मोबाइल, लिनोवो, कोई एप्पल नहीं है। टोयोटा की गाड़ी। नहीं, गाड़ी तो मेरी होंडा की है, होंडा सिटी। टोयोटा मैंने वो भी नहीं ली, सादगी।
जितने पैसे है वो सो सिर्फ रही 2 गाड़ियां घर में, तीसरी किसी भी नहीं। तीसरी तीस जगह नहीं है। वो जगह नहीं ना, तो इसलिए खड़ी की। वो बिकती भी नहीं है। 6 लाख की है वो इस वक्त ना, 6 मॉडल है कल्टस का ना, तो बिकती भी नहीं। तो मैं कहता हूँ क्यों बेचूं, फिर रहने दो, एक गाड़ी है। अच्छा बच्चों, आगे आगे डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन सी है बच्चों? जो हैं बड़ी मजे की, हैं बड़ी मजे की, लेकिन उनकी एक्सटर्नैलिटीज बड़ी खतरनाक। हार्मफुल है। मिसाल के तौर पे आप सिगरेट पिए, बहुत मजा आएगा। मैंने खुद पिया एक दफा। मैंने एक दिन पढ़ाया क्वांटिटेटिव मेथड, ये आपका कोर्स नहीं स्टैट मैथ वाला, ये मैं पढ़ा रहा था उस दिन। मैंने करानी थी बच्चों को क्या, मैं करा रहा था, मेरा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ा रहा था। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पढ़ा के यहाँ मैं थोड़ा थका हुआ था, साथ ही मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास थी। मुझे कहने वाला लगा कैंटीन वाला, मैं यार चाय पिला दे। कहते सर बड़े थके थके लगे। मैं हाँ यार, क्लासें थी 2 3 पढ़ा ली, अभी 1 2 और है। तो कहते सर सिगरेट पिए। मुझे तो पीना ही नहीं आता। तो फिर वो मुझे कहता है कि मैं आपको सिखाता हूँ ना। तो उसे सिखाया मुझे। उसने गोल्ड लीफ का एक सिगरेट निकाला, पैसे उसने कहा आप देंगे। मैंने कहा हाँ हाँ पैसे दूंगा, तो मुझे सिखा तो सही कैसे भी। उसने बच्चा ऐसे इधर आग लगाई इस तरफ, और कहता है हल्का सा खींचना है और उसको छोड़ देना है। मैंने यूं किया, कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा आप ढीले छोड़, ऐसा आप बिल्कुल ढीले, फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ना। अच्छा वो इमीडिएटली धुआं मेरी आंखों को लगा, एकदम मुझे होश है। मैं कही यार ये तो बड़े काम की चीज है। फिर रूटीन बन गई। मैं रोज वहां बैठ जाना, तो एक सिगरेट पहले पीना, साथ चाय पीनी। चाय के साथ ये होता था, धुएं के साथ ना वो जो होती है निकोटीन, वो मैदे में जाती है, और फिर बंदा बड़ा अलर्ट होता है। कितने रोज के हो गए? 2। तो उधर सॉफ्टवेयर हाउस में जाता था, तो वहां भी सारे सिगरेट पीते थे। उन्होंने एक दिन मुझे सिगरेट पीते देखा, इतने खुश हुए सारे लड़के। उन्होंने कहा बशर तू सिगरेट पी रहा है? मैंने कहा यार बड़ा मजा आ रहा है। कहते हैं मसला ही कोई नहीं। उन्होंने डबियां ला के रख दी। उन दिनों मैं एलएससी में भी पढ़ाता था, लॉर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बच्चे बड़े अमीर थे, वो पार्टी वार्टी, उन्हें पता है साढ़े सिगरेट शुरू की है। कोई कलर वाले देगा, कोई देगा, कोई देगा। टीचर्स डे आया तो मेरी गाड़ी बड़ी बड़ी सिगरेट वो ले जाके मैंने रखी है वहां पे। दूसरा मैंने कहा यार सिगरेट घर में लेके गया ना तो देखेंगे घर वाले, मारेंगे कहीं। तो मैं शालमी गया, वहां से 8 10 डंडे इकट्ठे ले आया। पैसे होते थे मेरे पास, वो डंडे नहीं होते 10 10 के, रोल कह लें, मैं 8 10 रोल इकट्ठे ले आया। वो फिर होता ये था कि मैं वहीं पीता रहता था अंदर, और ऐश डालता रहता शूज के डब्बे में। वो के 3 डब्बे भर गए थे, चौथा डब्बा शुरू किया हुआ था मैंने। वो पड़ोसियों ने कहीं शिकायत कर दी। उन्होंने कहा जी आपकी खिड़की से ना एक तो स्मेल की आवाज थी, दूसरी ये जी ट्रा ट्रा की आवाज सी आ रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग। वो ट्रा ट्रा की आवाज इसलिए आ रही थी, वो मैं गिटार सीख रहा था मुझे नहीं, और सिगरेट की तो स्मेल जा रही थी। वो घर वालों ने छापा छापा मारा, सेफ की चाबी उनको उन्होंने खोला, तो सिगरेट का भंडार पड़ा हो और ऐश पड़ी हुई डब्बों में। फिर उन्होंने सही कर दिया, शूज थेरेपी करी उन्होंने। सिगरेट का हाल शूज थेरेपी। यकीन करें, शूज थेरेपी घर वाले ऐसे करते थे कि पहले ये जो पॉलिश किए हुए जूते नहीं होते नरम वाले, ये मारते थे। फिर जो बाकी ईमानदार लोग घर में रहते थे, मैं सबसे छोटा था ना, बाकी ईमानदार लोग वो पुराने जूते नहीं होते खुश्क पड़े 6 महीने से पहने ही नहीं, वो उसके ऊपर मारते थे। उसके बाद बीच में डंडे शंडे भी चला देते थे। फिर उसके बाद फिर गीले जूते मारते थे। 2 3 दफा करते थे दिन में एक्सरसाइज, फिर बंदा ठीक हो जाता। तो उन्होंने शूज थेरेपी से मेरे सिगरेट जो है वो छुड़वा दी। और अगर उन्हें पता चल जाए कि बुखार हो गया कोई मुझे, तो बुखार भी शूज थेरेपी से उतार दे। एक दफा मुझे कश्मीरी बुखार चढ़ा, और एक दफा राई बुखार चढ़ा। तो हम राजपूत हैं ना बेसिकली, तो घर वाले कहते थे राजपूत होकर तुम्हें अच्छा उन्हें पता पता कहाँ से लगता था। अक्सर होता है, अच्छे लड़के होते हैं ना जो मतलब पढ़ने वाले, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, रिप्यूट भी अच्छी थी। तो होता ये था कि जैसे कोई आंटी हैं कश्मीरी हैं, खूबसूरत बच्चियां उनकी, तो उन्होंने घर बुला लिया कि जी बच्ची ने जरा मैथ पढ़ना है या स्टैट पढ़ना है, तो उस बहाने चले गए, उन्होंने चाय वाय पिलाई है वो, तो घर वालों को तो खबर आ जाती है।
किसी बहाने वो रिश्ता भी पूछ लेते थे घर वालों से, बस शूज थेरेपी शुरू। वहां से फिर वो मुझे ठीक कर देते थे। तो फिर नहीं, घर वालों ने सारी उम्र हमें सिराते मुस्तकीम पे ही चलाया। वो आपने पढ़ा होगा ना, इनाम वाला रास्ता। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो इनाम वाले रास्ते पे चलाया उन्होंने, इधर उधर होने ही दिया। जब बैल के होते ना, वो लगा देते साइडों पे, बस सीधे ही चली, इधर उधर तूने नहीं देखना। बस फिर एक दफा इछरे लेके गए मुझे पीर गाजी रोड पे। तो वो भी इस तरह, मैं घर गया तो वो कहते आज तेरा निकाह है। मैंने कहा हाँ निकाह है, मुझे तो पता ही नहीं। कहते बस तय कर दिया था। तो अब्बा ने भी अम्मा ने भी, तो शर्ट अच्छी सी पहन ले, तो मुझे ले गए। वहां गए तो शाम को शादी हो गई मेरी। बल्कि शादी क्यों नहीं थी, वो जब निकाह के लिए ले गए, वो उधर खाना था, मैंने खाना शाना रच के खाया। उसके बाद बाहर निकले दोस्तों के साथ, वहां लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, मुझे याद नहीं। अब्बा ही ढूंढते हुए आए, फिर गालियां शालियां पड़ी, कहते कभी सीरियस भी हो जाकर, खुदा के बंदे तेरा निकाह है, लड़की वाले ढूंढ रहे हैं, तू इधर फिर रहा है। वो फिर मुझे ले गए वहां। वहां ले गए तो एक मौलवी साहब बोलने लगे कि इस नाम की लड़की है, तुझे कबूल है? मैंने कहा कबूल है। ये कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा, वो बीच में कोई एक बंदा बोला, ए ऐसे नहीं बोलते, बोलो अल्लाह के हुक्म से कबूल है। मैंने कहा, ये अल्लाह के हुक्म से कबूल है, मुझे क्या पता। इस तरह बच्चों, फिर वो मैं साइन करने लगा तो पेन नहीं था, कजन आया, ये मेरे मेरे इस पेन से कर, इससे बरकत हो जाएगी। इससे क्या हो गया था, मेरी भी जल्दी हो जाएगी, पेन मेरा है, चल मैंने उससे साइन मार दी। 4 कागज से मेरा ख्याल है, हाँ 4 थे। तो मैं साइन करता जा रहा था, वो पलटता जा रहा था, फिर साइन करता, मजा बड़ा आ रहा, जैसे सीईओ नहीं होता, और सारे उसको देख रहे हैं। तो ऐसे करके बच्चों मेरी शादी हो गई। और फिर उसके बाद चंद दिन बाद, या 2-4 दिन बाद, मेरा ख्याल है 300-350 लोगों का खाना पकाया हम लोगों ने। बस फिर शादी हो गई। तो फिर बस यही हालात है फिर अपने। अच्छा बच्चों, और फिर उसके बाद अब्बा ने बड़ा समझाया मुझे, कहने लगे तेरी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा, तेरी चीजें स्कैटर रहती हैं, तेरा नज्मो नस्क चल जाएगा। अच्छा, और वो मैनेजमेंट आएगी जिंदगी में। बच्चों मिस आ गई, मिस मैनेजमेंट। मिस आ गई, मिस मैनेजमेंट। ये अक्षर आएगी, इन करो चाय पिला। वह बेगम सख्ती बहुत करती, सुबह 6 बजे उठा के नमाज, चलो नमाज पढ़ो उठ। पहले अम्मा करती थी, अब वो करती थी। तो सुबह 6:30 बजे जगाया करती, 7 बजे तक टाइम में, चलो नमाज पढ़ो। वो नमाज पढ़ी है, फिर सो गया हूँ, फिर उठा हूँ तो अगली दफा क्लास में 15 मिनट रहते, पिछली क्लास। बच्चे से कहा चल टेस्ट करा, फिर मैं यहाँ पहुंचा, अब ये चाय पी आपके सामने। ये शादी का अंजाम। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं क्या जी, टेकिंग ड्रग्स। ड्रग्स लेने का मजा पड़ा, लेकिन जिंदगी खराब। एक बार तो सारे गम भूल जाते हैं ना इंसान, कोई गम नहीं, थोड़ा सा आइस लिया, सब भूल गया। अच्छा नहीं, वैसे मैंने किया नहीं, मुझे पता भी नहीं। अच्छा बच्चा नहीं, स्मोकिंग मैंने ट्राई की, वो मैंने आपको बताया। और ड्रिंकिंग, अल्लाह माफ करे। तो ये बच्चों, ये सब चीजें क्या है, लीवर डैमेज करने का फार्मूला। और ड्रग्स किडनी फायरिंग करने का फार्मूला। ठीक है, और नतीजा इसका क्या है, खराब। तो मैं, आप मेरे से पूछेंगे सर खराब क्या होता है, जो बंदा पी रहा होता है वो तो कॉन्फिडेंट होता है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। असल में मेरी एक अपनी राय है, और वो राय है, एक इंसान का गुर्दा 100 साल तक चल सकता है। लाइफ पता नहीं उसकी कितनी है, लेकिन हर साल 1% कम होता जाता है, हर साल 1%। अब जब वो पहुंचता है 60 साल की उम्र में, तो सूली तौर पे उसके गुर्दे कितने रह गए? नहीं बेटा, 1% जा रहा है ना, 40। वो 40% का। अगर अल्लाह ने उसकी उम्र 70 साल कर दी, तो बाकी कितने रह गए? 30%। वो काफी। यानी गुर्दा 25% भी रह जाए तो काम चल जाए। लेकिन होता यह है कि ये सिगरेट पीने से, टोबैको च्यूइंग से, जो गुर्दा है वो 1.5% जाया होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1.5% का मतलब है 60 साल की उम्र में कितना रह जाएगा? 15%, तकरीबन 10 to 15%। तो 60 साल की उम्र में डायलिसिस शुरू हो जाएगी। यानी दैट्स मेरे समझाने का तरीका है, अल्लाह माफ करे मैं कमोबेशी कर रहा हूँ अगर। तो वो जो डायलिसिस शुरू हो जाएगा, तो वो आखिरी उम्र में वॉशरूम जाने के लिए भी एक बंदा चाहिए, उठा के लेके जाए, और आप बेड पे भी आ जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक मिसाल है
कि अगर इंसान नैनी ब्रैनी ना रहे तो उसकी इज्जत भी कोई नहीं। नैनी ब्रैनी मतलब चल फिर नहीं सकता, अपनी फिजिकल जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, नहा उठ नहीं सकता, वॉशरूम खुद नहीं जा सकता, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा ना। तो ये चीजें इंसान को 50 साल के बाद मुआशरे पे क्या बना देंगी, बोझ बना देंगी। और वो बोझ कितनी को देर पर उठाएगा। सीधी बात है, अगर आपका बेटा है वो आपको वॉशरूम ले जाता है, ले आता है, ठीक है यार, नहला भी देगा, ठीक है, लेकिन भाई उसकी अपनी भी तो कोई जॉब होगी, उसके अपने भी तो बीवी बच्चे होंगे, वो खुद भी तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसकी कोई 8 10 12 घंटे की रोज की मसरूफियत होगी। वो टाइम कहाँ से निकालेगा। समझ गए बात बच्चों। नहीं, 10 12 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। उसकी वजह ये देखिए, बात असल में क्या होती है, हम लोग ये समझते हैं 10 12 घंटे, लेकिन जब हमारा किसी चीज में दिलचस्पी पैदा हो जाती है ना, तो हमें दूसरा आगे बताता है भाई टाइम हो गया है। जैसे अभी वो आगे क्या सर, क्लास का टाइम खत्म हो गया। क्यों? इंटरेस्ट की बात। जब मैं आप बताता हूँ, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की तो मेरी वालदा को सख्त प्रॉब्लम इस पे हो गई कि इसको कोई नफसियाती उलझन तो नहीं हो गई। क्यों? कि मैं इसको बुलाती हूँ, खाना लग गया, ये सुनता ही नहीं, बात ही नहीं जा रही इसके कानों में। मैं सोचा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, एक्सपोर्ट में तो एम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऊपर आ जाएगा, लग्जरीज ज्यादा बिकेंगी। मैं अपना मॉडल बना रहा हूँ, अम्मा कह रही बेटा खाना लग गया, खबर ही नहीं आ रही। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है, आप शुरू करो तो साइलेंस चाहिए, शुरू हो गया अब ढोल बजा दो, बंदे को नहीं पता वो लगा हुआ बीच। ये इतनी मस्त चीज है। हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं, मेरे लास्ट 2 सेशन पहले एक बच्ची उसने सीए छोड़ के बीएस इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। कहती सर पढ़ने वाली चीज ही है ये, पता नहीं लोग क्या पढ़ते रहते हैं। देखे ना बिहेवियर, फिर अगला बिहेवियर, उससे अगला बिहेवियर। तो ये बड़ी मस्त चीज है, इंसान को अपने अंदर खबो लेती है। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये तो ऐसे बंदे को दुनिया से गायब कर देती हैं। तो इसलिए इसमें क्या आ जाता है, इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो लोग आगे बुलाते हैं। यानी मैं आप बताता हूँ, ये म्यूचुअल फंड होता है ना, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, यहाँ पे बीवियां लड़ने आ जाती हैं, बाजू का बंदा घर ही नहीं आ रहा, वो बैठा हुआ शेयर्स की ये कीमत बढ़ेगी, उसके साथ ये डाउन होगी, ये यहाँ बेचना चाहिए, ये यहाँ खरीदना चाहिए, और वो उसमें मस्त है ना। तो ये चीज होती है। तो जब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है फिर टाइम का, तो मेरी दुआ है अल्लाह करे कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए, और फिर आपको वक्त का एहसास ही ना हो कि यार कितना वक्त हम स्टडी में लगा देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट को बरकरार रखने की भी टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको सिखाऊंगा किसी दिन कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं। जब आपके 5 पेपर शुरू होंगे ना, फिर मुझे पूछना, फिर मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है। इसके खाने पीने का भी असूल है कि आपने खाना पीना कैसे, डाइट कैसे लेनी, इसकी अपनी डाइट है अलग से। यानी फार्मूला है, ऐसे नहीं कि 12 घंटे बंदा काम करता रहे उसको पता ही ना लगे। वो कहता है इसकी डाइट का तरीका, इसके जीने का स्टाइल ही अलग है। अगर आपने ये काम करना तो मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। आप मेरी इस गाइडेंस पे चलेंगे ना, काम उतना ही करेंगे, नंबर 10 12 ज्यादा आ रहे होंगे हर कोर्स में। लड़के हैरान होंगे यार पेपर इसका मेरे से खराब हुआ, क्वालिफाई फिर ये करेंगे। सिर्फ क्या, एटीट्यूड, सोचने का अंदाज बदल दिया है। उनके सामने पेपर आता है, और जो बच्चे मेरे से एडवाइस लेके जाते हैं, पेपर नहीं आता हो चाहे, बैठेंगे एतमाद से, और थोड़ी देर बाद 15 मिनट पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा इसमें से 40% मुझे आता है। और जब वो 40 करने जाएंगे तो थोड़ी देर बाद याद आएगा बाकी का 30 भी वही है। पहली अटेम्प्ट में सीए का कोई पेपर ले आओ भाई, ऐसे लगेगा सीए का नहीं, बायो का पेपर, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। क्यों? पहली दफा तो देखोगे सारे केस ही नए होंगे, न्यू सिनेरियो जो पढ़ा हो नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर एतमाद है तो पता होगा यार आया इसी में से। ठीक है जी। तो बच्चे कर जाते हैं, सिर्फ क्या है, सोचने का अंदाज। मैं बच्चे को कहता हूँ पेपर को पेपर समझ के हल ही नहीं करना, पेपर को एक कंसाइनमेंट समझ के डील करना है, पेपर को एक असाइनमेंट समझ के सॉल्व करना है। और वहां बैठना इस तरह कि किसी को कुछ नहीं आता, जो आता है
मुझे करना पड़ेगा और इनसे होना ही नहीं। पेपर के अंदर इतना एतमाद आपके अंदर होना चाहिए, तो फिर देखेंगे आप पेपर क्यों नहीं सॉल्व होता, और वो होगा इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, ये है डीमेरिट गुड, नुकसान इसका बहुत है। अब दोबारा आ जाएंगे किस तरफ। मेरिट गुड खाने में मजेदार नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है, और डीमेरिट गुड हाँ मतलब कि खाने में इंजॉयफुल है लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनका हार्मफुल है। देखिए ना, क्यूबा का सिगार पकड़ा हो आपने और आप कहीं बैठे हो तो एकदम लगता तो है ना कि शेखर शीशा बैठे, बाद में दो बंदे आपको उठा के कंधों पे लेके जाएंगे, वो एक अलग बात। इंजाम इसका यही है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, जरा बुरी बात कह रहा हूं लेकिन है ऐसा ही वैसे। अच्छा बच्चों, अब ये क्या होगा जी, बेनिफिट गुड्स होंगी और क्या होगी बच्चों, इनकम। अब क्या रहेगी, कंपटीशन। चीजों में कंपटीशन होता है, यस होता है बच्चों। जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है वो नहीं है, वो तो कंपटीशन ही हुआ ना। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। आपके फैमिली में कंपटीशन होगा, खानदान में, यानी आपके खाला चाचे ताए जब फैमिली बैठे कंपटीशन होगा। जो लड़का पहले सीए कर जाएगा वो सबसे अच्छी लड़की से शादी उसकी होगी। हाँ, जो बच्चा पहले मेडिकल कर जाएगा सबसे ज्यादा राइट उसका होगा। देखना आप सोचते ही रह जाओगे यार मैं मामू कैसे बनूं। ये भी कंपटीशन है, सीधी बात है। इफ यू कैन डू, आप अचीव कर सकते हो तो आप विन कर सकते हो, सीधी बात है। क्या हाल है बच्चों। तो सबसे पहले क्या चीज आ गई बच्चों, पब्लिक गुड। कहता पब्लिक गुड में कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है, पब्लिक गुड्स वो गुड है जो सबके लिए दस्तयाब है। जैसे रेस कोर्स पार्क है, लिखा हुआ पार्क है जनाब, इसके अंदर मियाँ साहब भी जा सकते हैं या खान साहब भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। तो लिहाजा इसमें कोई कंपटीशन नहीं, और एक वक्त में बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ना तो इसमें से कोई राइवलरी, नॉन राइवलरी है ही नहीं, और ना ही तुम किसी को एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि ये गाड़ी की कीमत मैंने दे दी, अब ये गाड़ी किसकी है, मैंने आपको एक्सक्लूड कर दिया, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, इस जैसी गाड़ी आप ले सकते हो लेकिन ये वाली गाड़ी तुम नहीं ले सकते। तो लिहाजा एक्सक्लूडेबिलिटी कहाँ होगी, जहां प्राइवेट गुड होंगी। जहां पब्लिक गुड होंगी, स्ट्रीट लाइट है सबके लिए है, पुलिस सबकी मदद करेगी, ड्रेनेज सिस्टम सबके लिए है, पार्क सबके लिए। इससे इसमें कोई एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं, कोई कोई कंपटीशन ही नहीं, और इसकी कीमत, क्योंकि इसकी कीमत ही कोई नहीं, जब प्राइस ही कोई नहीं तो कंपटीशन किस बात का। लेकिन बच्चों, जो प्राइवेट गुड्स हैं, कौन सी गुड्स बच्चों, प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स में कंपटीशन है, इसमें राइवलरी भी है, एक्सक्लूडेबिलिटी भी है। राइवलरी क्यों है, खरीदेगा वो, या अर्बन डिलाइट्स हैं, हर बंदा खा सकता है नहीं, अर्बन डिलाइट तो वही खा सकता है जिसके पास क्या है बच्चों, पैसे हैं। और जिसने पे कर दिया डब्बा उसका हो गया, दूसरा बंदा नहीं उस डब्बे को ले सकता। क्या हाल है बच्चों। तो यहाँ राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबिलिटी भी है, और जो चीज आपने खरीद ली, ब्रेड खरीद ली, शर्ट खरीद ली, वो भाई आपकी है, दूसरा उसको नहीं खा सकता, ना ही इस्तेमाल कर सकता। बात समझ आती है जी। तो इसका मतलब ये हो गया, पब्लिक गुड सबके लिए है क्योंकि पैसा ही नहीं है। और आप रेस कोर्स जाओ, सब इकट्ठे भाग रहे हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक्सक्लूडेबिलिटी ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट गुड में आपने पैसे दे दिए, वो चीज कानूनन आपकी हो चुकी है, दूसरा उसका इस्तेमाल, तो आपने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड। और राइवलरी क्या है, जिसके पास पैसे हैं वो खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीद सकता। राइट बच्चों। अच्छा, अब इनके दरमियान में भी एक चीज है, क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं होती जब तक कंजेस्शन ना हो जाए। मिसाल के तौर पे ये गोल्फ क्लब है, फर्ज करो ये रॉयल पाम का गोल्फ क्लब है, 1500 मेंबर उन्होंने ऐलान किया था कि 1500 मेंबर तक सब इकट्ठे खेल सकते हैं। 1500 मेंबर के बाद क्या हो गई, कंजस्टन, यानी ज्यादा लोग हो गए ना। अब इसके बाद राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेबिलिटी भी। अब इसके बाद वो 1500 यूज कर सकते हैं लेकिन 1501वां या 1502वां तीसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए दस्तयाब नहीं है। मैं खुद गया हूँ कई दफा गोल्फ खेलने, वहां कहते नहीं भाई मेंबरशिप होगी तो फिर। तो फिर मैंने पूछा मेंबरशिप कितने में मिलेगी, उन्होंने मेरा हाल मांगा था एक दफा 14 लाख, और फिर किसी सिफारिश लगाई तो मांगा 8.5 लाख।
तो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए थी। मेरे मामू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है कनाडा में, उन्हें गोल्फ का बड़ा शौक है। उन्होंने कहा था यार एक मेंबरशिप ले ले, जब मैं आया करूंगा खेलेंगे। तो मुझे तो आती नहीं, कहते यार ये गेम ही कुछ नहीं है। मैं घर गया, मेरी बेटी मुझे कहती पापा ये कोई गेम ही नहीं है, एक डंडा है और एक गेंद है, गेंद को उठा के होल में फेंक दो बस। तो वो फिर मैंने कहा ये दूर और करीब, वो कहते इसके लिए लहरा लहरा डंडे होते हैं, पीछे ये डंडे वाला बंदा खड़ा होता है, ये वाला झंडा लेके। इसको पूछना भाई कौन से वाला, और इसके इसके जॉगर्स अलग होते हैं, उन जॉगर्स के नीचे छोटी छोटी सिपियां लगी होती, ठीक है ना, उसके साथ ये खेलते हैं। तो बहरहाल एनीवे वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारी जो केबल नेटवर्क होता है ना टीवी का, 1500 टीवी लग सकते हैं, 2000 लग सकते हैं, जैसे आप लंशिया में रहते हैं वापडा टाउन में या समनाबाद में, तो वहां जहां आके वो खत्म हो जाएगा, नई केबल इशू नहीं हो सकती, लिहाजा इसका टेबल बना दिया मैंने। देखो प्राइवेट गुड है ना, इसकी पेमेंट क्या करनी पड़ेगी? जब पेमेंट कर दोगे तो दूसरों के लिए अवेलेबल होगी नहीं, इसका मतलब राइवलरी भी है और एक्सक्लूसिविटी। मिसाल क्या है? शर्ट और कोट। पब्लिक गुड की बात करते हैं, इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं। ये दूसरों के लिए क्या रहेगी? दस्तयाब, लिहाजा ना इसमें एक्सक्लूसिविटी होगी ना राइवलरी। मिसाल क्या है? पार्क्स। अब आगे आ जाए क्लब गुड। क्लब गुड में पेमेंट भी करनी पड़ेगी और ये दूसरों के लिए दस्तयाब भी रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कंजेस्शन ना हो, यानी अगर 1000 मेंबर हुए थे तो तब भी अवेलेबल है, 1500 के बाद जाके बंद होगी, तब तक सबको दस्तयाब होती रहेगी। और उस जमाने में 1 लाख 2 लाख मिल जाती थी मेंबरशिप, ठीक है ना। जब कंजेस्शन हो गई अब उन्होंने रेट बढ़ा के कहाँ ले गए, और पुराने मेंबर मेंबरशिप छोड़ेंगे? नहीं। कभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना बच्चों। और इसको इसके मिसाल क्या है? टीवी का केबल नेटवर्क। अब आप सब बच्चे समझते होंगे कि कहानी असल में ये होती है कि ये लोग क्यों इन क्लब्स में जाते हैं, जिमखाना क्लब, रोटरी क्लब, रॉयल पाम क्लब, कभी सोचा आपने? असल में होता ये कि जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं। यानी एक हमारी सोच ये होती है कि अगर हम लम्ब से क्वालिफाई कर लेंगे ना, शायद हम इनमें शामिल हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, शामिल नहीं वो करते अपने अंदर, शामिल वो कभी भी नहीं करते। ये बड़ा एक सीरियस मामला मुद्दा है। हाँ ये है कि वहां जाने का फायदा ये होता है कि जैसे मैं लम्स में गया हूँ तो मेरे साथ जो बैठे हैं वो स्कैन के मालिक थे। मैं लम्स में क्लास पढ़ने गया तो वो स्कैन के मालिक है ना, वो बैठे हैं साथ। तो फायदा क्या हुआ? मेरा कॉलेज जब बंद हुआ ना तो मुझे उनकी तरफ से मैसेज आ गया इनडायरेक्टली कि यार उससे कहीं किचन चलता रहेगा, मेरे पास आ जा, लेकिन अगर तू ले रहा है ना 80,000, हम तुम्हें 40 दे देंगे। यानी वो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, लेकिन पैसे पूरे, गिरा हुआ है तो सस्ता खरीदेंगे ना। भाई इसकी जॉब नहीं है अब तो अब सस्ता ही बिकेगा, क्या हाल। लेकिन वो दोस्ती का क्या फायदा हुआ? नौकरी मिल जाएगी, बस यही है। तो अगर आप लम्स वगैरह में बैठेंगे तो उसका फायदा ही होगा कि वहां कोई सेठ आबिद का बेटा, कोई इत्तेहाद केमिकल्स वालों का बच्चा साथ पढ़ रहा होगा, तो वो कहेगा यार मेरा क्लास फेलो है। जैसे ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे उसे पता है ये असाइनमेंट मेरी ही हल करता था, ये भी वो अपने अब्बू से कहेगा यार एक चालू पुर्जा है रखना है, हाँ यार भेज, इंटरव्यू करा के आपको सैलरी थोड़ी बहुत देंगे। और उनकी थोड़ी बहुत सैलरी भी 2-2.5 लाख तो होती है। बंदा कहता है यार शुक्र अल्लाह का, गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, मिल जाएगी, क्या करें। तो इस तरह करके काम चल जाता। समझ गए बात? अब ये सीए में भी ज्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे ना जो शुरू में क्वालिफाई करेंगे थे गरीब ही, अब अमीर हो गए, तो वो जाहिर है क्लब चेंज हो गए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दफा ट्यूशन पढ़ाने गया एक लड़की को, बड़ी मोट स्पोर्ट लड़की। तो वो पढ़ रही थी, एमएससी कर रही थी इकोनॉमिक्स में लम्ब से, ठीक है। उसके अब्बू ये नून एवेन्यू में रहते हैं, उनको को 8 कनाल का घर है। और घर भी ऐसा बच्चों, ये घर बना हुआ ना जैसे समझो ये घर है, ये घर है उनका, इधर एंट्रेंस है। पीछे से एक पहाड़ी जाके बनाई हुई है जो ऊपर छत को मिली हुई है, 2 मंजिल, बीच में दरख्त लगे हुए हैं, पहाड़ियां बनी हुई हैं, आबशारें बनी हुई हैं, लेकिन जा नहीं सकते, कुत्ते भी छोड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो बच्चों पीछे से पहाड़ी ऐसे जाके छत से मिलाई हुई है, बड़ा ना उन्होंने काम किया हुआ है, पहाड़ी के ऊपर ऐसे एलोकेरिया के पौधे लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत उनका घर। तो मैंने वहां जाना तो उन्होंने मुझे पर आवर पे करना है, यानी वो तकरीबन पर आवर पे करते 3000 पर आवर, यानी जितने आवर मैंने वहाँ ट्यूशन दिए पर आवर पेमेंट। लेकिन भाई ये कपड़ा तो कुछ भी नहीं, मैं जाता था वुडन फ्लोर लगा होता था ताकि शोर वोर ना हो।
और वहां जाके जनाब एंड एज पे एक बड़ी टेबल, उसके ऊपर लैंप आ रहा है यूं करके, ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और जैसे ही हमने पढ़ा के फारिग होना, उन्होंने एक हाइटी टाइप की मेरे लिए हाइटी अरेंज की उसकी, मीन्स जेली की पेस्ट्रियाँ, और जनाब ये नगेट्स बड़े आला किस्म के, और ये तो मैं उन्हें कहता था एंड पे ले आया करो, शुरू में ना लाओ भाई। अच्छा, जो पढ़ाना है तो दिलचस्पी नहीं रहेगी ना फिर, तो एंड पे ले आते। तो बच्चों, वो बच्ची जो है एमएससी के बाद उसने सीए करना था अभी, और मैं अम्मा से कहता काश ये पहले मिल जाती, मेरी जिंदगी चेंज हो जाती। भाई वो देखो, वो उठती है कब, सुबह लम्स जाती है, आके पढ़ रही है, उस दौरान ही मैं पहुंच गया हूँ 9, 10, 11 बजे, वो पढ़ रही है, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जा रही है। तो मैं क्या, सोते कब हो? कहते फजर की नमाज पढ़ के 2, 4 घंटे सो जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने चले जाते हैं। तो लाइफ तो वो लोग बना रहे हैं, अमीर भी है ऊपर से, और काम भी करते हैं 16 घंटे, और हम गरीब भी हैं और काम भी करते हैं 2 घंटे। तो फासला तो बढ़ रहा है। एक तो सहूलियात, ऊपर से मेहनियात, यानी 16 घंटे की स्टडी उसकी, इतनी सहूलतों के बावजूद। तो भाई उसका अब्बा भी चार्टेड अकाउंटेंट था, उसका भाई भी चार्टेड अकाउंटेंट था, और आगे उनकी पता नहीं क्या थी, उसकी कंपनी का नाम था चौधरी एंड समथिंग, कुछ ऐसा नाम था, और वो मेरा है फर्स्ट 10 में आती, फर्स्ट 10 में, फर्स्ट 20 में आती, बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है उनकी। और वो लड़की भी सीए करके भाई वहीं लगेगी। क्या हाल है। फिर ये एक होते थे हमारे, एक तो है ना क्या नाम लेते हैं, आसिफ साहब, चौधरी आसिफ साहब जो नून लीग के, एक मोहम्मद आसिफ साहब होते थे, ये टाउनशिप के इलाके के इधर के एमएनए होते थे। उनकी बेटी थी अपना सादिया परवेज ना, तो वो मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए जब मैंने शुरू शुरू पढ़ाना शुरू किया। तो वो यहाँ से इनिशियल कोर्स करके फिर इंग्लैंड चली गई, वहां से उसने सीए किया। तो ये सारे जो लोग हैं, ये मतलब के बड़े क्लास के होते हैं, और फिर लेकिन मसला ये है कि इनकी ज्वाइनिंग के लिए आपके पास मेहनत बहुत होनी चाहिए, और आपके लाइफ में वो फिर चेंज आता है, तो फिर आप उस लेवल पे जाते हैं। तो फिर देखें, वो एक तो वो शायर, ऊपर से मेहनत ज्यादा, और फिर जाहिर है उन्हें पेपर देने जाना है, तो भाई एयर कंडीशन गाड़ी में जाना है ना, और हमने वैन में बैठ के जाना है, तो हमें तो उनसे 2 घंटे और काम करना चाहिए था, लेकिन कम वक्त काम वो कर रहे हैं। तो इसलिए वो एलीट क्लास है, वो हमेशा पीक पे रहती है, मेहनत भी ज्यादा करती है, क्रिएटिविटी के मौके भी ज्यादा मिलते हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे इंग्लिश सही नहीं आती है, मुझे मेरी स्पोकन इतनी अच्छी नहीं है। मैं आज भी किसी अमेरिकन से बात हो रही हो ना, तो मैं बहाना लगाता हूँ, you see I am from British school, so my accent is a little different from you, and that's fine. Okay, 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 no issue, no issue. तो लेकिन मैं उनसे कहूंगा यार मेरा ब्रिटिश एक्सेंट है, हालांकि एक्सेंट है कोई नहीं, लेकिन कहानी है। अच्छा, उनके बच्चों को मसला होगा तो क्या करेंगे भाई, वो विजिट वीजा लगवाएंगे, 6 महीने अमेरिका भेज देंगे। बच्चा अगर बस स्टॉप पे भी जाके बैठ गया, हर एक से पूछता है भाई और गोइंग, तो अंग्रेजी तो बोलेगा ना कम, तो इंग्लिश की हो जाएगी, शुद्ध हो गई ना। मेरा बड़ा भाई अल्लाह बख्शे बताया करता था, मैं वहाँ बस स्टॉप पे जाके बैठ जाता था, हर एक से बात करता था, कहते यार वहां कुछ पैसेंजर तो मुझे देखते ही दूर चले जाते। इन्हें इन्हें कहानी पानी, अपनी इंग्लिश ब्रशअप करता रहेगा, हमारे कान खाता रहेगा, नहीं जी। तो वो ऐसे ही था, वो कहता मैं बात शुरू करता था, आपने कलर बड़ा अच्छा पहना है, आपकी शर्ट बड़ी अच्छी, इस तरह करके बात शुरू करते थे ना भाई, बात करने के लिए, ताकि मेरी लैंग्वेज। तो गोरे ने, उसने क्या करना है, अमीर आदमी ने 6 माह के लिए आपको अमेरिका भेज देना, और आपने वहां जाके इंग्लिश सीख के वापस आ जानी, तो आपने उनके साथ क्या करना है, मुकाबला करना है। तो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे ये लोग ठीक करते हैं, मेरे पास भी एक ऐसा तरीका है जिससे यूं ठीक हो जाती है, मसला ही कोई नहीं, काफी अच्छा एक्सेंट हो जाता है। तो किसी दिन मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान है, बट आई विल टेल यू। अच्छा बच्चों, यहां तक हो गई जी बात। अच्छा बच्चों, अब सारा मुकम्मल हो गया हमारा काम। अच्छा, ये आपको ये मिल गया, ये टॉपिक है कहाँ पे, किताब में नजर आ रहा है? चलो ठीक है, तो बच्चों बस खत्म हो गया। अब देखें, ये है इंटरेस्ट की बात, आपको टाइम का पता लगा है? कितने घंटे पढ़ा होगा अंदाजा ना? वही मैंने कहा, आज बशर साहब भूल गए। हाँ देखो, ये है इंटरेस्ट। ये 2 घंटे हो गए, आपको पता ही नहीं यार 2 घंटे किधर गए, टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। ये टीचर होते हैं, बाज इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। अच्छा बच्चों, तो इसलिए आप, अल्लाह करे कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कायम हो जाए, आप इंशाल्लाह बड़ा